अगला चैप्टर है हमारा बल और गति। तो आप सबको पता ही है बल क्या होता है। अगर किसी भी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बल। जैसे कि ये कॉपी है और कॉपी पे मैंने एक धक्का लगाया है और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है, तो मैंने क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया हुआ है। जैसे अतः बल से वस्तु में क्या आता है? परिवर्तन आता है। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो कौन सी स्थिति में चला गया? गतिशील उसमें आ गया है, अवस्था में। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है। अगर मैं जोर से बल लगाऊंगी तो वो एकदम से चीज भाग जाएगी आगे को, और धीरे से बल लगाऊंगी तो धीरे से जाएगी। तो गतिशील वस्तु की भी चाल में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। वस्तु की दिशा में परिवर्तन आता है। अगर मैंने इस साइड से बल लगाया तो ये इधर चला गया, अगर इस साइड से ऐसे बल लगाया तो ये कॉपी जो है मेरी वो दूसरी साइड चली गई। और वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि मैंने ये बॉटल रखी हुई है, अगर मैं इस पे बल लगाती हूँ तो इसकी आकृति भी क्या हो गई है? बदल जाती है। तो क्या होता है कि आकृति में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। उसके बाद आता है संतुलित व असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? वो बल जिसमें वस्तु की स्थिरता अथवा गति की स्थिरता अवस्था में कोई भी बदलाव नहीं आता है, और यह बल जो है वस्तु की आकृति को बदल देता है। जैसे कि मान लो कि अब जैसे ये बल है, मैं यहां से भी धक्का लगा रही हूं और यहां से भी दो बंदे यहाँ पे हैं और दो बंदे यहाँ पे हैं, ठीक है। ये दोनों बंदे जो हैं वो यहाँ पे भी बल लगा रहे हैं और यहाँ पे भी बल लगा रहे हैं, बराबर इतना लगा रहे हैं कि ये जो है ये यहीं पे ही है, ना तो ये इधर जा रहा है ना ये उधर जा रहा है। मतलब ये जो बॉटल है इसकी स्थिति क्या है? बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। तो वो होता है संतुलित, जिसमें इसकी स्थिति चेंज नहीं होती, इसकी गति नहीं चेंज होती, ये विराम अवस्था में ही रहता है, या जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। बट क्या होगा? इसकी आकृति चेंज हो जाएगी। मतलब ये हो सकता है कि ऐसे पिचक जाए अंदर की तरफ, या ऐसे खिंच जाए, इस तरह से ऐसे खिंच जाए, तो इसकी आकृति में चेंज होगा, पर इसकी स्थिति में और इसकी गति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। असंतुलित क्या होता है कि यहाँ पे दो तगड़े तगड़े आदमी हो गए, यहाँ पे दो पतले पतले आदमी हो गए, ये ज्यादा दम लगा रहे हैं, ये कम लगा रहे हैं, तो क्या होगा? बॉटल किस साइड जाएगी? जिसके पास ज्यादा बल लगाएगा, जो ज्यादा बल लगाएगा उसकी तरफ क्या जाएगी? बॉटल चली जाएगी, है ना। तो क्या हो गया? गति में भी बदलाव आएगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि इसकी जो स्थिरता थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी स्थिरता एवं गति की अवस्था जो है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गति। मतलब असंतुलित बल। वह बल जो वस्तु की स्थिरता व गति की अवस्था को क्या कर देता है? बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं हम? असंतुलित बल। क्या है? असंतुलित, जो संतुलित नहीं रहता है, किसी एक दिशा में ही आपकी वस्तु चली जाएगी, जिसकी वजह से उसकी स्थिरता और उसकी गति दोनों ही अवस्था क्या हो जाती है? बदल जाती है। आपने जड़त्व सुना होगा। जड़त्व क्या होता है कि आप खड़े हो और आपका मन नहीं कर रहा कहीं चलने का, ठीक है, और पीछे से आपको कोई धक्का मार दे एकदम से, तो पैर तो आपके जमीन पे ही है, पर आप जो हो ऊपर से आगे की तरफ गिर जाते हो, नीचे की तरफ गिर जाओगे, क्योंकि आप अपनी अवस्था से, विराम अवस्था से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो कोई भी वस्तु, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील में हो, अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, वह वस्तु इस गुण को क्या बोलते हैं? वस्तु के इस गुण को क्या बोला जाता है? जड़त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व कहते हैं। तो आइए हम एक वीडियो देखते हैं इसके रिगार्डिंग, जिसमें हमने एक ग्लास लिया है और उस ग्लास के ऊपर मैंने एक कार्ड लिया है और कार्ड के ऊपर मैंने एक सिक्का लिया हुआ है। तो आप देख रहे हो ये एक ग्लास है और ग्लास के ऊपर एक क्या कहते हैं, मैंने कार्ड रखा हुआ है और कार्ड के ऊपर एक सिक्का। जैसे ही मैंने कार्ड को फ्लिप किया तो सिक्का जो है वो कहाँ गया? इस ग्लास के अंदर चला गया है ना। तो इस ग्लास के अंदर गया, इसका मतलब ये सिक्का जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। मैंने दोबारा से वही करा है, दोबारा से मैंने सिक्का रखा हुआ है, उसके बाद फिर से मैंने इसी कार्ड को दोबारा से फ्लिप करा,
जैसे ही मैंने इसको फ्लिप करा, ये जो कार्ड है ये कहाँ चला जाता है, मतलब जो सिक्का है वो कहाँ चला गया, ग्लास के अंदर, और कार्ड जो वो कहाँ चला गया, दूर चला गया। तो ये भी रजिस्ट कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज करने से। ठीक है, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये जो मैंने गाड़ी ली है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया है। तो जैसे ही गाड़ी जो है चलते चलते एकदम से रुक जाती है, ठीक है, तो हमारी जो गाड़ी की जो सीट है वो किस तरफ जाती है, पीछे की साइड जाती है ना। कैसे जाती है, पीछे की साइड जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रजिस्ट करती है किसको, चेंज इन, मतलब जो भी हमारी जो बॉडी है वो अपोज करती है उसका, कि हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। वो चलने की स्थिति में है तो चलती रहेगी, और रुकने की स्थिति में तो रुकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो क्या है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील, अपनी मूल्य अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व। जैसे कि कालीन पे अगर मैं डंडा मारूंगी, जोर जोर से पीटने लगूंगी, तो उसके अंदर के जो धूल के कण है वो कालीन से अलग हो जाता है, क्योंकि वो किसका शिकार है, जड़त्व के अकॉर्डिंग वो वहीं रुके रहेंगे, और कालीन जब हिलेगा तो वो उधर ही रहेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, नीचे ही तो जाएंगे। जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व के कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। मतलब अगर जड़त्व है तो वस्तु अपनी पोजीशन से चेंज करना नहीं चाहती है, वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। सभी वस्तुएं अपनी विराम अवस्था, गति की अवस्था में बदलाव का विरोध एक समान रूप से नहीं करती। हर एक वस्तु एक जैसी नहीं करती। जैसे कि अगर कोई भारी चीज है तो अगर हम उसको रोकेंगे, जैसे कि भारी वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुएं हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विरोध करती है। मतलब वो क्या करेगी, जो भारी वस्तुएं हैं वो ज्यादा विरोध करेगी अपनी अवस्था को चेंज करने के लिए, कम हल्की जो हमारी है वस्तुएं वो कम विरोध करेंगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो जड़त्व का क्या है, माप है। क्या है, माप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल उसकी अवस्था बदलने के लिए ना लगाया जाए। जैसे कि मैंने मान लो कि कोई गाड़ी है और वो गाड़ी इस तरह से चलती चली जाएगी जब तक कि कोई उसको आगे से रोक ना दे, या ये रुकी रहेगी जब तक मैं इस पे कोई बल लगा ना दूं। असंतुलित बल क्या होता है कि जिसकी दिशा में चेंज हो, है ना, अवस्था क्या हो जाए, बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, बल, असंतुलित बल। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी चीज है वो या तो सीधी चलती चली जाएगी या रुकी रहेगी या रुकने वाली अवस्था में रहेगी जब तक उस पे कोई भी असंतुलित बल ना लगाया जाए। न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो इनर्शिया के बारे में बताता है, या हम कह सकते हैं जड़त्व के बारे में बताता है, और वस्तुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को भी क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम माना गया है। जड़त्व का नियम माना गया है। जैसे चलती बस एकदम से रुकने पर सारे यात्री आगे की तरफ गिर जाते हैं, या इसीलिए कि यात्रियों के पैर जो है बस के संपर्क में रहते हैं और ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण स्थिर रहने की कोशिश करता है और दिशा में गिरने लगता है। फिर आता है संवेग। किसी भी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व भाग के गुणनफल से परिभाषित हो सकता है। मतलब संवेग को क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल। जैसे कि बंदूक हम चला रहे हैं तो बंदूक चलाई गई जो है उसमें से छोटी सी गोली निकलती है। अगर वो छोटी सी गोली किसी व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है अगर बंदूक से चलाई गई हुई है, पर अगर हम हाथ से ऐसे ही फेंक दें गोली तो वो किसी को नुकसान नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। इससे हम ये कह सकते हैं कि गति द्वारा उत्पन्न प्रभाव उनके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है ना। तो इसका मतलब ऐसा मात्रा क्या है इसका, केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। मतलब जिस दिशा में हम लोगों ने इसका
बल लगाया है उसी दिशा में इसका परिणाम होगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, यही नियम बल और संवेग के परिवर्तन के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि संवेग जो है वो बल की दिशा में ही होता है। जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में क्या होता है, संवेग जो है संवेग की परिवर्तन, मतलब संवेग का जो दिशा है वो उसी ही दिशा में होती है। दूसरा, हमने बोला हुआ है कि यह नियम जो है त्वरण और बल के बीच में क्या एक संबंध बताता है, जैसे कि बल ये रहा और त्वरण ये रहा, तो दोनों के बीच में क्या है, F = ma। ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका बल का, न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब ये F = ma आया कहां से है? माना कि वस्तु का वेग जो है प्रारंभिक u मान लेते हैं और अंतिम क्या मान लेते हैं, v। ठीक है। तो संवेग जो है P1 वो क्या हो जाएगा, mu, और संवेग P2 जो हमारा अंतिम संवेग है वो क्या है, mv। तो संवेग में t समय में परिवर्तन कितना होगा, P2 - P1। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, इसको t से डिवाइड कर देंगे तो दर हो गई है। द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है कि जो संवेग में परिवर्तन होता है वो किसके परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है, समानुपाती होती है। तो F = क्या हो जाएगा, k, क्योंकि हमने ये प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको हटाया, ये आ गया। उसके बाद क्या आया, k। P2 की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ से ली हमने m1 mu और mv। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज डाल दी P2 और P1 की। m दोनों में कॉमन था, दोनों में बाहर निकाल लिया। ये क्या हो गया हमारा त्वरण, क्या हो गया, a, त्वरण। F = क्या आ गया हमारा, kma। यहाँ पे अगर मैं इसका m की वैल्यू 1 डाल दूं, इसको मैं हटा दूं, और a की वैल्यू भी क्या डाल दूं, 1 डाल दूं, तो F क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर/सेकंड की त्वरण उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 न्यूटन कहते हैं। दैनिक जीवन में जुड़े गति के द्वितीय नियम के कुछ और उदाहरण है, जैसे कि तेज गति से आती हुई क्रिकेट बॉल को हमने पकड़ना है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं, क्योंकि जो हमारा बल है वो किस पे डिपेंड है, संवेग पर। संवेग किस पे डिपेंड है, संवेग जो है अगर 0 हो जाएगा तो बल भी कम हो जाएगा, और संवेग अगर जल्दी से 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, बल बढ़ जाएगा। अगर समय कम लग रहा है तो बल ज्यादा लगेगा, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो बल कम लगेगा। तो इसमें बोला हुआ है क्योंकि ऐसा करके जो क्षेत्र रक्षक है गेंद के संवेग को कम करने में लगे समय को बढ़ा देता है, मतलब समय को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे संवेग क्या हो जाएगा, कम लगेगा। संवेग कम लगेगा तो बल भी क्या लगेगा, उस पे कम लगेगा। इससे फिर चोट ज्यादा नहीं लगेगी, कम लगेगी। कराटे का कोई भी खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली या टाइल्स के स्तंभ को तोड़ देती है, मतलब जैसे हा करते हैं ऐसे करके वो टाइल्स को फटाफट तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स जो है हमारा, जो बल है वो संवेग बटा समय के गुणनफल है, मतलब बराबर है ना। तो अगर समय कम लगेगा तो संवेग क्या हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये ज्यादा हुआ तो बल भी क्या लगेगा, ज्यादा, है ना। तो बल ज्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, टाइल्स पे बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और उससे क्या होगी, टाइल्स टूट जाएगी। फिर आता है, एक रस्सी से बंधे हुए बंडल या गट्ठे को तेजी से तो उठाने पर रस्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे कि हम एक झटके से उठाते हैं तो रस्सी टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि उस पर जो समय लग रहा है वो क्या हो गया, कम लग रहा है। हमने एकदम से उठाया है तो धीरे धीरे उठाएंगे तो ज्यादा लगेगा समय, पर अगर हमने एकदम से उठाया तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे संवेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। संवेग ज्यादा है तो फोर्स भी, बल भी क्या लगेगा उस पर, ज्यादा, और ज्यादा लगने के साथ ही क्या है, रस्सी टूट जाती है। अब न्यूमेरिकल्स है, 15 न्यूटन का बल है, बल की वैल्यू क्या है, 15 न्यूटन। यदि किसी 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाए, 3 kg वाली वस्तु पर लगाया जाए
तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा, कितना होगा? यहाँ पे F की वैल्यू क्या है 15, M की वैल्यू कितनी थी 3 और A की वैल्यू क्या है हमारी, निकालनी है हमें। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू M इंटू A, यहाँ पे ये गुणन है, वहां पे जाके भाग हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा 5। तो त्वरण कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन ने अपनी गति के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध बताया है। इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के ठीक समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप मान लो कि अगर आप किसी को मार रहे हो, थप्पड़ भी मार रहे हो, तो आपने उसके गाल पर जितने जोर से मारा थप्पड़, उतना ही आपका हाथ दुखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसके गाल पर बल लगा रहे हो, तो जो बल है उसका प्रतिक्रिया क्या होगा, वो भी आपके हाथ पे क्या लगा देगा, उल्टा बल लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका गाल तो दुखेगा पर आपका हाथ भी जरूर दुखेगा। गति के तीसरे नियम के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बलों में से कौन सा बल क्रिया है और कौन सा बल प्रतिक्रिया है। मतलब अगर आप थप्पड़ लगा रहे हो तो ये नहीं बोल सकते कि गाल आप पे क्रिया दे रहा है या आप गालों पे क्रिया दे रहे हो, या गाल आपको प्रतिक्रिया दे रहा है या आप उनको प्रतिक्रिया दे रहे हो। ठीक है, क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करता है। मतलब अगर मैंने, मान लो मेरा हाथ ने ऐसे मारा, तो मेरे हाथ ने क्रिया करी है कॉपी के ऊपर, तो कॉपी क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा मेरे हाथ के ऊपर। तो मेरी क्रिया और कॉपी की प्रतिक्रिया दोनों वस्तु क्या है, दोनों अलग अलग है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। प्रतिक्रिया बल तब तक ही कार्य करता है जब तक कि क्रिया बल कार्य नहीं करता। मतलब प्रतिक्रिया बल भी जब तक ही काम करेगा जब तक कि हमारी क्रिया बल काम कर रहा है। अगर क्रिया बल काम करना बंद कर देगा तो प्रतिक्रिया भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आते हैं कुछ उदाहरण। जैसे जमीन पर चलते समय हम जमीन को अपने पैर से पीछे की ओर दिशा में धक्का देते हैं। ऐसे करने से जो जमीन है हमारी वो वापस क्या देगी, प्रतिक्रिया देगी, और वो आपको आगे बढ़ने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसके प्रतिक्रिया में जमीन हमारे पैरों पर समान बल आगे की दिशा में लगाता है या लगाती है। तैरते समय आगे बढ़ने के लिए हम अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। बोट में बोटिंग करी होगी तो पानी को क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो यह है इस बल की पानी द्वारा हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया है और हमें आगे धक्का देती है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि पानी भी आपको आगे की तरफ धक्का देती है, जिससे कि आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सको। रॉकेट और जेट में भी न्यूटन का तीसरा नियम ही कार्य करता है। तो ये भी नियम किसके ऊपर है, रॉकेट के ऊपर। जब बंदूक से गोली छूटती है तो वो चलाने वाले के हाथ में एक जोर से झटका देता है पीछे की तरफ। क्यों? न्यूटन के तीसरे नियम के न्यूटन का गति का तीसरा नियम। फिर आता है संवेग संरक्षण। इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के से पहले और टकराने के बाद का उनका कुल संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, बशर्ते कि उन पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, जब तक वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे कि F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, ये तो पहले भी याद किया था। जब बल 0 हो जाए तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के। तो मतलब M1U1 प्लस M2U2 प्लस इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि M1 क्या है, पहली मोमेंटम है, मतलब द्रव्यमान है उसका, और ये क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान।
और तो और ये U1 U2 भी क्या है, इनके प्रारंभिक क्या है, ये वेग है। और V1 V2 ये हमारे अंतिम वेग है। तो इनको अगर हम करें कि हमने ये बोला है कि टक्कर लगने से पहले और टक्कर लगने के बाद का जो हमारा संवेग है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये आपको याद रखना है और इसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है। अब है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, जैसे कि दो सतह हैं, एक मेरा हाथ है और एक कॉपी है। अगर मैं ऐसे करूंगी तो आप देखोगे खुदरा खुदरा पंसा नजर आ रहा होगा। या हमारे हाथों में भी इतनी लकीरें बनी हुई है, क्यों है? ये इसीलिए है जिससे कि एक सतह से दूसरे सतह से अगर हम घिसड़ेंगे भी तो हमारे अंदर क्या हो, तो हमारे हाथों में भी क्या पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है। यह उन सभी वस्तुओं की सतह पर लगातार लगता रहता है जो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। जैसे कि आप मान सकते हो कि आपके पास कुछ सामान है, मतलब घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सदैव गति की दिशा में ही विपरीत दिशा में होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। कि अगर आप कोई चीज आगे की तरफ कर रहे हो तो वो चीज जो है आगे की तरफ न जाके कहाँ जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। क्यों? घर्षण बल की तरफ। क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो हमेशा किस साइड लगता है, हमारे पीछे की ओर लगता है। घर्षण के प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से है? अगर मान लो कि कोई सतह जो है वो चिकनी है तो उस पे घर्षण बल जो होगा वो कम लगेगा। और अगर मान लो कि हमारी जो सतह है वो खुरदरी है तो उस पे घर्षण बल सबसे ज्यादा लगेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर भी इसका क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। जैसे कि जो ज्यादा भारी रहेगा उस पे घर्षण बल ज्यादा लगेगा, और जो क्या कहते हैं सबसे हल्का रहेगा, हल्का भारी रहेगा, उस पे ज्यादा, मतलब ज्यादा उस पे नहीं लगेगा, मतलब जो घर्षण बल है वो ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद वस्तु की किसी सतह पर गति प्रारंभ करने से पहले उस पर लगने वाले प्रतिरोधी बल को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मान लो ये मोटी सी बुक है और मैं हिलाना चाहती हूँ पर हिल नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो बल तो लगा रही हूँ। तो जो बल जो है प्रतिरोध करती है मुंह घूमने से, साइड पे जाने से, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिक घर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिक घर्षण। जब वस्तु किसी सतह पर गति करना शुरू कर देती है तो उन दोनों के बीच में एक घर्षण को स्पीडे या गतिज घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण क्या होता है कि एक बार हमने धक्का लगा दिया और वो ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लग जाता है, फिर से वो घर्षण